Assalamu alaikum students. My name is फैजान सिद्दीकी and I am your chemistry teacher. बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का जो हिस्ट्री का पार्ट है वो चला रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डॉब्रिनर्स ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड लॉथरमेयर्स क्लासिफिकेशन, इन तीन साइंटिस्ट को पढ़ा था। आज के लेक्चर में इसके आगे से काम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन हम यहाँ पे क्योंकि हिस्ट्री वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अभी भी जो हमारा यहाँ पे डिस्कशन है वो हिस्टोरिकल वर्क के मुनासबत सही है। तो हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो आपके पास जो चौथा साइंटिस्ट टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया हुआ है वो आपके पास मेंडेलीव है, एक बहुत फेमस सा साइंटिस्ट जिसने पीरियोडिक टेबल के ऊपर बड़ी बेहतरीन वर्किंग की थी और उसकी वजह से बड़ा फेमस भी हुआ था। तो इसलिए मेंडेलीव की वर्किंग को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ एंड टेबल को यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या था और क्या काम इसने यहाँ पे दिया था। अच्छा देखिए, मेंडेलीव ने जो भी पीरियोडिक टेबल बनाया था उसके पीछे एक स्टेटमेंट था। वो स्टेटमेंट यूं था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, ये मेंडेलीव का जो है वो स्टेटमेंट था जो मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल के हवाले से दिया था, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के हवाले से दिया था कि एलिमेंट्स की जो भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होती है। एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होने का यहां पर जो मतलब होता है वो ये होता है कि उनकी प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती हैं और प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के साथ साथ चेंज होती हैं। यानी जब आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाएंगे तो वहां पे क्योंकि एटॉमिक मास चेंज हो रहा होगा तो उसके चेंज होने से एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी वहां पे चेंज हो जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट जो था, ये कॉन्सेप्ट मेंडेलीव ने यहाँ पे दिया था। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट की बेस पे कि भाई जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, इस कॉन्सेप्ट की बेस पे मेंडेलीव ने एक पीरियोडिक टेबल जो है वो दिया था। अब वो जो पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव ने उस जमाने में बनाया था उसकी एक रफ आउटलाइन में यहाँ पे बनाता हूँ, जिसके आपको आइडिया होगा कि भाई उसमें उसकी वर्किंग जो थी वो किस तरीके से यहाँ पर थी। चलें देखें, टेबल कुछ इस तरीके से था। एक मिनट, वेट अ मोमेंट। अच्छा जी, टेबल देखें कुछ इस तरीके से था कि भाई उसने जो भी एलिमेंट्स थे उसको उन्होंने कॉलम्स और रोज में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, अगर आप कॉलम्स काउंट करें तो ये कॉलम जो बनते हैं 1 2, बल्कि नहीं, इस तरह नहीं आएगा। एक मिनट, मैं आपको स्केल के साथ ड्रॉ करके देता हूँ। वेट देखें भाई, कुछ इस तरह का था टेबल ना। जनाब, अच्छा सॉरी, आपको पता ही है कि थोड़े बहुत ही ऑनलाइन में बाज़ दफ़ा अटक जाती हैं चीज़ें। जनाब, अच्छा भाई, मैं इसका एक टेबल बनाता हूँ, इसमें रॉज और कॉलम्स वगैरह ये सब ड्रॉ करता हूँ, आप देख लें किस तरीके से इसमें काम होगा। ठीक है भाई, इस तरह से मैं इसकी रोज पहले बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे टेबल वैसे आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट समझ लें कि काम है क्या। ठीक है, ऐसे, और उसके बाद कितने हो गए? 2 रोज हो गई, ये तीसरी रो हो गई यहाँ पे, उसके बाद ये चौथी रो हो गई। बोर हो रहे हो तो फॉरवर्ड कर लें थोड़ा सा, और उसके बाद ये 5वीं रो हो गई। बस थोड़ा सा बनाऊंगा जितना हमारे एक्सप्लेनेशन में इस्तेमाल होगा, सही ना। 1 2 3 1 2 3 4 5, ये 6th रो हो गई और ये 7th रो हो गई। ठीक है, इतना काफी मेरा ख्याल में। अच्छा, इसी तरह से इसके टेबल के कॉलम्स भी बना देता हूँ। जरा एक मिनट आप देख लें किस तरह बन रहा है बच्चों।
अच्छा जी, इसके कॉलम्स यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ भाई। अगर आप ये ना देखना चाहे तो इसको इरेज कर दे, इसको जो है ना फॉरवर्ड कर दें, नॉट अ बिग डील। ठीक है जी, 1 ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है, और ये सेकंड कॉलम, उसके आगे ये थर्ड कॉलम, ठीक है, और उसके आगे फिर ये फोर्थ कॉलम, फिर यहाँ पे फिफ्थ कॉलम, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद यहाँ पे सिक्स कॉलम, फिर उसके बाद यहाँ पे सेवेंथ कॉलम, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ एंड में एट्थ कॉलम। जनाब अब यहाँ पे देख लें कि काम बेसिकली हो किस तरह से रहा है। मेंडलीव ने उस जमाने में किया क्या था कि जो काम न्यूलैंड ने किया था तकरीबन वैसा काम मेंडलीव ने किया था। और वो क्या किया था कि उस जमाने के जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को मेंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज किया था। यानी जिसका एटॉमिक मास कम था वो पहले रखा जा रहा था, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था वो बाद में रखा जा रहा था। तो एक रफ सी लेआउट बने तो यूं थी मेंडलीव टेबल की, हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर इधर 68, फिर इधर 71, और फिर इधर आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस तरह से कुछ था। मतलब एक रफ सी लेआउट है टेबल को जिस तरीके से था मेंडलीव का। सही हो गया। अच्छा, अब ये जो भी रॉस थे, कॉलम्स थे, इसको इन्होंने नंबरिंग की हुई थी। जो कॉलम्स थे उसको रोमन में नंबरिंग की हुई थी, 1 2, ये सारे ग्रुप नंबर्स हैं, ठीक है, 3 4, उसके आगे 5, फिर उसके आगे 6, फिर उसके आगे 7, और फिर उसके आगे यहाँ पे बनता है 8। सही जी। तो ये यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है। और रॉस जो थी वो इसी तरह से नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरीके से चल रहा है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे बात क्या आती है, बात को समझें। जो उस जमाने के डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज किया। यानी जिसका एटॉमिक मास कम था वो पहले रखा, जिसका बाद में था ग्रेटर था वो बाद में रखा। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है उसको रखा, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन का होता है 14, उसको रख दिया, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का होता है 16, उसको रख दिया, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन का होता है 19, उसको रख दिया। तो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास उसने अरेंज किया। अरेंज करने के बाद ये एक टेबल बन गया। अब ये जो टेबल था इसकी कुछ चीजें ऐसी थी जो मेंडलीव के फेवर में जाती थी, जिसको कि हम यहाँ पे मेरिट्स की हेडिंग में डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई इस टेबल के क्या क्या मेरिट्स जो हैं वो मेंडलीव के लिहाज से थे। तो इसलिए अगर आप इस टेबल के हवाले से बात करें, इसके मेरिट्स के लिहाज से यानी पॉजिटिव साइड्स की बात करें, तो यहाँ पे बात ये आती है कि भाई ये जो टेबल था ये हिस्ट्री का फर्स्ट पीरियोडिक टेबल माना जाता है। यानी इससे पहले प्रॉपर कोई पीरियोडिक टेबल कभी भी नहीं दिया गया था। न्यूलैंड था उसने ऑक्टेव्स दे दिए, डॉबरिनर था उसने ट्राइड्स दे दिए, ठीक है ना, लेकिन एक प्रॉपर जो ऑर्गेनाइज टेबल था ना वो किसी ने भी नहीं बनाया था। तो इसलिए मेंडलीव का टेबल जो है वो हिस्ट्री का फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो है वो माना जाता है, क्योंकि इस टेबल में एक प्रॉपर तरीके से एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड के अंदर ऑर्गेनाइज किया हुआ था, इस वजह से। तो दिस वाज द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे मेंडलीव के टेबल के हवाले से है वो ये है कि मेंडलीव ने वो तमाम एलिमेंट जो उस जमाने में डिस्कवर्ड हो गए थे उनको टेबल में प्लेस किया, और वो एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी जगह पर उसने इस तरह की एम्प्टी प्लेसेस बना दी ऐसे, और उनके आगे नंबर लिख दिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के 68 लिख दिया, इधर 71 लिख दिया। इन एलिमेंट्स के बारे में मेंडलीव का ये कहना था कि वो एलिमेंट जो इन जगहों पे प्लेस किए जाएंगे, इसके अलावा और भी इस तरह की बहुत सारी जगहें थी टेबल में, तो वो एलिमेंट जो इन जगहों पे प्लेस किए जाएंगे ये वो एलिमेंट्स होंगे
कि जो इन फ्यूचर में कभी डिस्कवर होंगे और वो यहां पे प्लेस किए जाएंगे। तो मेंडलीफ का कहना था कि जब भी कोई एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होगा और वो इन जगहों पे प्लेस किया जाएगा तो उस एलिमेंट के ये एटॉमिक मास होंगे। यानी इसने किया क्या था कि जो अनडिस्कवर एलिमेंट्स थे उनकी एटॉमिक मास की प्रिडिक्शन की थी। तो प्रिडिक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, ठीक है, वो एलिमेंट जो इन फ्यूचर डिस्कवर होने थे उनकी एटॉमिक मासेस की जो है उसने यहाँ पे प्रिडिक्शन की थी कि भाई अगर डिस्कवर होगा तो यही उसका एटॉमिक मास होगा। अच्छा, ना सिर्फ एटॉमिक मास की प्रिडिक्शन की थी बल्कि इन एलिमेंट्स की इसने प्रॉपर्टीज के हवाले से भी प्रिडिक्शन दी थी कि भाई ये जो एलिमेंट्स है इनका कलर ऐसा होगा, इनकी डेंसिटी ऐसी होगी, ये मेटल होंगे या नॉन मेटल होंगे या जो भी होगा, तो उसके हवाले से भी जो है यहाँ पे इनकी प्रिडिक्शन थी। तो इसलिए मैं इस पॉइंट के साथ एक और पॉइंट अटैच करता हूं, प्रिडिक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, यानी वो एलिमेंट जो अनडिस्कवर थे उनकी प्रॉपर्टीज की भी मेंडलीफ ने प्रिडिक्शन दे दी थी कि भाई ये है। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा था कि वो एलिमेंट जो इन जगहों पे प्लेस होने थे वो एलिमेंट्स मेंडलीफ की लाइफ टाइम में ही डिस्कवर हो गए थे और उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी थी जैसे कि मेंडलीफ ने कही थी। तो इसलिए जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज वैसी निकली जैसे मेंडलीफ ने कही थी तो फिर टेबल इस वजह से और मशहूर हो गया। यार मेंडलीफ ने जो प्रेडिक्शन दी है वो तो बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल बिल्कुल सही है। तो ये इस तरीके से टेबल जो था वो मशहूर हो गया था। अच्छा, टेबल के अंदर यहाँ पर कुछ और भी एलिमेंट है जनाब। अच्छा, आगे बात करें। अच्छा, इस टेबल का एक फायदा ये था कि भाई एक तो आपको एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक स्टडी जो है ना वो इस टेबल से करने में आपको आसानी हो गई थी। सिस्टमेटिक स्टडी का ये तरीका बताता था कि किस तरह से स्टडी करना है एलिमेंट्स को, क्योंकि टेबल ऑर्गेनाइज था और इसलिए इसको एलिमेंट्स को स्टडी करना पहली दफा इतना आसान होता, वरना पहले तो बहुत ज्यादा रैंडम तरीके से प्लेसमेंट होती थी एलिमेंट्स की, तो कोई प्रॉपर एक रेगुलर पैटर्न नहीं था कि एलिमेंट्स को स्टडी कैसे किया जा सके। तो इसलिए ये टेबल जो था एक सिस्टमेटिक प्लान देता था कि भाई एलिमेंट को इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज उनके ग्रुप से आइडेंटिफाई हो जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन और क्लोरीन है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज जानने की आपको जरूरत नहीं है, ये ग्रुप 7 में आते हैं। ग्रुप 7 वाले हैलोजन कहलाते हैं। तो हैलोजन की जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी वही प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसलिए एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक स्टडी करना जो है इस टेबल में आसान हो गया था। मेंडलीफ के टेबल में एक और खास बात थी, वो ये थी कि इसकी टेबल से हेल्प मिलती थी एटॉमिक मासेस की करेक्शन की, हेल्प्स टू करेक्ट दी एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। यानी उस जमाने में, ये असल में 18th सेंचुरी की बात हो रही है और 18th सेंचुरी में बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं था, तो उस जमाने में कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मासेस गलत कैलकुलेट की गई थी। तो मेंडलीफ के टेबल से हेल्प मिलती थी उनके एटॉमिक मासेस में करेक्शन की। यानी मेंडलीफ ने खुद कोई करेक्शन नहीं की किसी के एटॉमिक मास में, लेकिन इनके टेबल से हेल्प मिलती थी कि भाई ये एलिमेंट का एटॉमिक मास करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। टेबल उस हवाले से हेल्प करता था। जैसे फॉर एग्जांपल उस जमाने में बेरिलियम का एटॉमिक मास जो कैलकुलेट किया गया था वो एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया था 9। अगर बेरिलियम का एटॉमिक मास जो है एटॉमिक मास इसका जो कैलकुलेट किया गया था वो कैलकुलेट किया गया था 13। तो इससे क्या हुआ कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा कि भाई बेरिलियम जो इसका एटॉमिक मास 13 है, अच्छा कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है। अब बेरिलियम का उस जमाने में जो कैलकुलेट किया गया था वो 13 कैलकुलेट किया गया था। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया कि भाई बेरिलियम का एटॉमिक मास 13 होता है तो बेरिलियम को इस जगह पे कहीं पे प्लेस करना चाहिए, आपने बेरिलियम को इस जगह पे क्यों प्लेस किया, ये ऑब्जेक्शन भी लगा था इसके ऊपर। तो इसमें उन्होंने बोला कि मुझे ये नहीं पता कि बेरिलियम का एटॉमिक मास क्या सही है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस ग्रुप में आने वाले अदर एलिमेंट से मैच करती हैं, तो इसका मतलब बेरिलियम को यहीं पे प्लेस होना चाहिए। इन्होंने इस तरह की बात की। उसके बाद जब बाद में वर्किंग हुई तो पता चला कि बेरिलियम का एटॉमिक मास जो 13 था वो गलत कैलकुलेट किया गया था। इसका जो सही एटॉमिक मास होता है वो 13 नहीं होता, वो 9 होता है। तो जब बेरिलियम का करेक्ट एटॉमिक मास बाद में कैलकुलेट किया गया 9 होता है तो उसकी पोजीशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे जस्टिफाई हो गई, क्योंकि बेरिलियम से पहले लिथियम था, उसका एटॉमिक मास 7, बेरिलियम के बाद बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक मास 11, तो ऑटोमेटिकली बेरिलियम की जो पोजीशन है वो यहाँ पे जस्टिफाई हो जाती है। तो पीरियोडिक टेबल से हेल्प मिलती थी एलिमेंट्स की
एटॉमिक मासेस में करेक्शन की। ठीक है जी। तो इसलिए ये 3-4 जो मेरिट्स के पॉइंट्स है वो याद रखने। हिस्ट्री का पहला पीरियोडिक टेबल था, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रेडिक्शन दी थी, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की प्रेडिक्शन दी थी, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट करना आसान हो गया था, और एटॉमिक मास में करेक्शन में ये हेल्प करता था। इस टेबल की जो खास बात थी वो खास बात यहाँ पर ये थी। अच्छा, एक बात यहाँ पर और यहाँ बताता चलूं कि भाई एक वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो एलिमेंट जो यहाँ पे प्लेस किए जाने थे, जो मेंडलीफ ने जब टेबल दिया था उस टाइम ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, तो मेंडलीफ ने इन अनडिस्कवर एलिमेंट्स का रशियन लैंग्वेज में नाम भी रखा था। जैसे इधर जो एलिमेंट प्लेस होना था, मेंडलीफ ने उसका नेम लिखा ईका एल्यूमिनियम। ठीक है, ईका मतलब आफ्टर। इधर जो एलिमेंट आना था, मेंडलीफ ने उसका नेम लिखा ईका सिलिकॉन। ठीक है, तो इसलिए वो एलिमेंट जो इन जगहों पे प्लेस होने थे, तो वो एलिमेंट जो हैं मेंडलीफ के लाइफ में डिस्कवर हो गए थे, लेकिन पीरियोडिक टेबल के देने के बाद हुए थे। तो उनकी प्रॉपर्टीज बहरहाल ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन की वैसी निकली थी जैसे मेंडलीफ ने बोली थी, इसलिए टेबल फेमस हो गया था। अच्छा, इस टेबल के कुछ नेगेटिव साइड्स भी थे, कुछ डीमेरिट्स थे, कुछ मेंडलीफ की गलतियां थी, तो उसको भी मैं क्विकली यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। एक दफा बुक से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा बेटा, तो इसके जो डीमेरिट्स हैं उसको मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ, आप जरा एक नजर देख लें। इसके डीमेरिट्स में सबसे पहला जो प्रॉब्लम यहाँ पर आता है, वो सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है कि जो मेंडलीफ का टेबल था इसमें आइसोटोप्स की जगह नहीं थी। ठीक है, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। अब बात यह है कि जो किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं उनके मास नंबर मुख्तलिफ होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, एक प्रोटियम है, उसका मास नंबर होता है यहाँ पे 1, दूसरा ड्यूट्रियम है, उसका मास नंबर होता है 2, और तीसरा ट्राइटियम है, उसका मास नंबर होता है 3। अब एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनके मास नंबर्स अलग अलग होते हैं, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू रूल उनकी अलग अलग टेबल के अंदर पोजीशंस बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मसला वही था कि आइसोटोप्स की जगह इन्होंने नहीं बनाई थी, यानी ड्यूट्रियम और ट्राइटियम वाला आइसोटोप टेबल में किस जगह पे प्लेस किया जाना चाहिए, तो उसके ऊपर जो है ना यहाँ पे एक मसला था। तो इसलिए पहले तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आइसोटोप्स की जो है वो जगह इस टेबल में उन्होंने नहीं बनाई थी। इसके टेबल का सबसे पहला जो मसला था वो ये था। टेबल का दूसरा मसला ये था कि जब टेबल दे दिया था तो उसके बाद नोबल गैसेस डिस्कवर होना शुरू हो गए थे, तो इस टेबल में कहीं पर भी नोबल गैसेस की उसने जगह नहीं बनाई थी, क्योंकि नोबल गैसेस की खास बात ये होती है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती इजीली, तो इसलिए ऐसे एलिमेंट्स की जगह बनानी चाहिए थी जो किसी से रिएक्शन ना करता हो। तो नोबल गैस की जगह जो है वो इन्होंने नहीं बनाई थी, तो इसलिए इसको जो है वो डीमेरिट्स के अंदर जो है वो लेते हैं हम कि इस तरह से होता है। अच्छा, उसके अलावा इसके टेबल के अंदर एक मसला ये था कि इन्होंने कुछ ऐसे मेटल्स जिनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ थी उनको एक साथ प्लेस कर दिए थे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन एलिमेंट्स को कॉइनेज मेटल्स कहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या था कि जो एल्कली मेटल्स थे और जो कॉइनेज मेटल्स थे इनको यहाँ पे एक साथ प्लेस कर दिया गया था। प्रॉब्लम यहाँ पर ये था, तो इसलिए इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा था कि ये एल्कलीज और कॉइनेज को एक साथ क्यों प्लेस किया गया। ठीक है, तो इसलिए एक जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो ये लिख रहा हूँ कि एल्कली एंड कॉइनेज मेटल्स वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। ठीक है जी, तो इसलिए इसमें एक ये मसला था, तो ये मसला जरा याद रखिएगा। और ये बात भी याद रखिएगा, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अपोजिट होती है, इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है कि भाई अल्कली मेटल्स जो होते हैं इनको वाटर में डालें तो ये फायर कैच करते हैं, आग लगा देते हैं, लेकिन गोल्ड यानी कि जो कॉइनेज मेटल होते हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, अगर आप इनको वाटर में डालेंगे तो उन पर कोई असर नहीं पड़ता। गोल्ड की, सिल्वर की ज्वेलरीज बनती है, कॉपर जो है इसको जो है वायरिंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लिथियम या सोडियम या पोटेशियम की ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती। ठीक है ना, तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो उस पर ऑब्जेक्शन ये था कि भाई इनको एक साथ नहीं प्लेस किया जाना चाहिए। अच्छा, चौथी बात यहाँ पर ये थी कि मेंडलीफ ने ये जो ग्रुप बनाया था ना, ग्रुप 8, तो उसने किया क्या था कि वो तमाम एलिमेंट्स जो पूरे टेबल में कहीं पर भी फिट नहीं हो रहे थे, तो मेंडलीफ ने एक अलग से ये ग्रुप बना दिया था, ग्रुप 8, और इस ग्रुप में उन एलिमेंट्स को प्लेस करना शुरू कर दिया था। यानी ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7 तक जितने भी ग्रुप्स थे वो सारे ऑर्गेनाइज थे,
कि भाई ग्रुप 1 में ये एलिमेंट आएंगे, ग्रुप 2 में ये एलिमेंट्स आएंगे, ग्रुप 3 में ये एलिमेंट्स आएंगे। तो ये सारे के सारे जो ग्रुप थे वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज थे, ठीक है। मसला जो आया वो ग्रुप 8 का आया कि जो ग्रुप 8 में एलिमेंट्स प्लेस किए गए थे वो एलिमेंट जो थे वो एलिमेंट्स थे जो पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं पर भी फिट नहीं होते थे। तो ऐसे एलिमेंट ग्रुप 8 में प्लेस किए गए थे। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल को ग्रुप 8 में इसलिए नहीं प्लेस किया था कि एक जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं, इनको ग्रुप 8 में इसलिए प्लेस किया था क्योंकि ये टेबल में कहीं पर फिट नहीं हो पा रहे थे। तो इसलिए ऑब्जेक्शन जो था वो यहाँ पे ग्रुप 8 के ऊपर लगा हुआ था कि एलिमेंट्स इन ग्रुप 8 वर मिसफिट इन टेबल, ठीक है ना। तो इसलिए जरा इनको ध्यान में रखना कि ये टेबल में फिट नहीं हो रहे थे, तो इनका जो है इन्होंने ग्रुप 8 बना दिया था। तो एक ऑब्जेक्शन जो था वो इस तरह से लगा था। अच्छा, इसी तरह से एक आखिरी ऑब्जेक्शन जो था, जो मेंडलीफ पे लगाना तो वैसे ज्यादती है लेकिन हम लगा देते हैं, वो ये है कि भाई हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन ये एक बहुत बड़ा मसला है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसकी पोजीशन जो है वो पीरियोडिक टेबल में डिसाइडेड नहीं है, और ये अभी भी एक मसला है जो कि रिजॉल्व होना चाहिए, जो कि रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो इसलिए मेंडलीफ के ज़माने में भी ये मसला रिजॉल्व नहीं हुआ था, तो इसलिए हम इसके डीमेरिट्स में इसको अक्सर लिख देते हैं। हालांकि इसमें मेंडलीफ की इतनी गलती नहीं है, लेकिन ये कि इसको हम उसके डीमेरिट में फिट कर देते हैं कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो अनडिसाइडेड है, ठीक है ना।